चलिए, आपका ये लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। आप सभी का वेलकम है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग तो डेली क्लास में मिल ही रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए इस पैंडेमिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा क्योंकि पिछला लेक्चर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ था। तो आज एक क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ क्या प्योर CH3OH इज कितना दिया हुआ है 0.15 बार। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड in solution with liquid B is 0.09 बार। ठीक है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ B। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, चलिए समझना है क्या दिया हुआ है आपको। पार्शियल प्रेशर देखिए तो गिवन है, अरे सॉरी पार्शियल प्रेशर बोल रहा हूं। सॉल्यूशन विथ लिक्विड बी इज 0.09 बार, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ कितना 0.09। पार्शियल प्रेशर नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कितना दिया हुआ है, मतलब पी नॉट कितना दिया हुआ है 0.15 बार, ये दिया हुआ है। चलो इसको भी ए लिख लो, कोई कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे। देखो चलो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, बस बहुत इजी है सर। क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू क्या पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे रखो 0.09 इक्वल टू यहाँ पे क्या रखो 0.15 इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या 9 अपॉन क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू क्या 3/5। ठीक है, तो ये क्या आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया मेरा। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आया, बट हमें कैलकुलेट क्या करना था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या 1 माइनस 3/5। अरे एक्स मोल फ्रैक्शन वन ही होता है ना, नहीं समझे तो इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा देखो 2/5 आंसर। क्या ये आंसर होगा, देखो क्लियर है सभी को यहां तक। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हमारा जो इजी क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप का था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, सभी से क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन जितना बार आप बनाएंगे उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर टॉर में है। ठीक है, ऑफ MeOH मिथाइल है A एंड EtOH इथाइल अल्कोहल है B, इसको B मान रहा है। सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बाय P इक्वल टू क्या दिया हुआ है P इक्वल टू 120। ठीक है,
ठीक है, XA प्लस 138 where XA is क्या है, XA is क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, where XA is मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या MeOH। फाइंड द, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या P0B अपॉन क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और XA टेंस टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, एंड P0A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B टेंस टू 0। क्या दिया है, at 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ MeOH मिथाइल अल्कोहल एंड ETOH इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल को A माना, इसको B माना। सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय P इक्वल टू 120 XA प्लस 138, ठीक है, वेयर XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ MeOH, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या P0B अपॉन क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ B, XA टेंस टू 0 एंड P0A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB टेंस टू 0। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको जरा इसमें अब दिमाग लगा के हमें बताना है, और ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको CTQ दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बट आपको इसको क्वेश्चन मेरे को बना के कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं बनेगा तो मैं क्लास में इसे डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट को अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन जरा हम लोग क्लॉसियस जो क्लेपॉन इक्वेशन था उस पर हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो थोड़ा उसका भी एक क्वेश्चन शामिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ उस पर, अगर ध्यान हो तुम्हें तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ वहाँ पे कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज क्या 373 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर कितना दिया है T केल्विन इज 19 mm ऑफ क्या Hg, if del H vaporization of क्या water is 40.67 kilojoule per mole, then temperature will be, ठीक है, पूछ रहा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, इज 373 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T केल्विन इज 19 mm ऑफ Hg, इफ del H वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 40.67 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन टेम्परेचर विल बी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कंसेप्ट आया है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बिना इसके समझे हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो पहले थोड़ा हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करेंगे पढ़ने के बाद बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो चलो अब हम लोग उस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है बेटा, जो क्वेश्चन हमने अभी लिखा है, ठीक है, उसमें क्लॉसियस का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, वो टेम्परेचर वाला फार्मूला लगेगा, बट उससे पहले हमें कंसेप्ट समझना होगा बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का यूज आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ क्या बॉइलिंग क्या पॉइंट, चलो बॉइलिंग पॉइंट में अब डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो अगर तुम्हें बेसिक कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो
टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड मतलब क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है या गर्म होने लगता है, ठीक है, क्लियर है ना बात। तो जैसे वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो किसी को नहीं पता होगा, बट वाटर का पता है क्योंकि हम लोग यूज करते हैं एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसके बारे में पता है। तो वैसे हर किसी का हमें पता नहीं होता है, बट इन द क्वेश्चन अगर आएगा तो वो गिवन रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन के साथ। तो लिखेंगे द टेम्परेचर, ध्यान देना, द टेम्परेचर ऑफ ए क्या बेटा, लिक्विड, द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड when its vapor pressure is, when its vapor pressure is क्या, इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, इज नोन एज क्या, बॉइलिंग, इज नोन एज क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बोलूंगा, बोलो, लिक्विड। द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड। जैसे मैं अगर तुम्हें समझाऊं, यहां पे देखो, समझो, चलो ये जार लिया मैंने, समझना, ठीक है। ये देखो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रखना है, ठीक है, समझना है बात को, ठीक है। यहां पे मैंने वोलेटाइल लिक्विड लिया है, वोलेटाइल क्या लिया है, लिक्विड लिया है। चलो एक और चीज समझो, अब ये जो वोलेटाइल लिक्विड लिया है, यहां से मैं अच्छा खासा क्या दे रहा हूं, हीट भी दे रहा हूं, टेम्परेचर दे रहा हूं, समझना। यहां से नीचे से आग लगाया है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे इस टेम्परेचर को मैं मान के चल रहा हूं कि ये 30 डिग्री सेल्सियस मैं सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे समझना, यहां पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो 1 atm बन रहा है, और जो बाहर का P एक्सटर्नल है वो 5 atm है। तो क्या तुम बताना मुझे कि क्या ये केस 1 लिया मैंने, केस क्या है, ये 1 है, केस 1 है, समझना। क्या ये जो टेम्परेचर है, क्या ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है इस लिक्विड का, नहीं, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में लिखा है कि द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बट यहां पर तो इंटरनल जो वेपर प्रेशर है, इंटरनल बोलो प्रेशर, ठीक है, जो इंटरनल प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है, और एक्सटर्नल कितना है, 5 atm। तो ये टेम्परेचर तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ इस लिक्विड के लिए, क्योंकि यहां तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर नहीं है। बट अगर यही मैं यहां पे अगर टेम्परेचर राइज कर दूं, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर दूं, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर दूं, समझो, टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, समझो, टेम्परेचर मैंने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, और यहां पे मैंने देखा कि प्रेशर कितना हो गया है, 5 atm, बाहर भी कितना था, 5 atm। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा टेम्परेचर है, ये क्या हो गया है, मेरा ये क्या हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हुआ है। यहाँ पे आग लगा देना है, ठीक है, सब सेटअप सेम है, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड है अभी भी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हुआ है कि नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ है, ये 50 डिग्री से, जहां पे P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया है, P इंटरनल। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है। तो चलो अब जरा और आगे समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट दो टाइप का होता है, तुम जो पढ़ते आ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट दो टाइप का, एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल। समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मैं बोल रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड क्या बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है क्या आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट,
तो तुम सोचोगे कि सर दोनों में अंतर क्या है, तो मैं बता रहा हूं कि अंतर क्या है। यहां पे P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लेते हैं हम, 1 बार, समझना बात को, और यहां पे P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लेते हैं हम, 1 ATM। ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है बात। अगर मैं इसको समझाऊं तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या, 1 बार। ठीक है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या, 1 बार। और अगर मैं यह नॉर्मल पे बात करूं तो क्या लिखूंगा, टेम्परेचर एट विच, सेम, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ क्या, लिक्विड इक्वल टू क्या, 180 के बराबर है कि नहीं। क्लियर है बात। चलो यहां तक समझ में आ रही सबको बात, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हटा दूं। चलो अब जरा देखते हैं, प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, बॉइलिंग पॉइंट बेटा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, बॉइलिंग पॉइंट की। तो फर्स्ट मैं लिखूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ, क्या मैं बोल रहा हूं, लिक्विड इंक्रीजेज, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल क्या, प्रेशर। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अरे भाई नहीं करेगा, नहीं समझ रहे बात को। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर था जहां पे देख रहे थे, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना था, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो आपका था वो कितना था, कम था ना। अरे प्रेशर तो वहां कम ही था, ठीक है, 1 ATM था। बट जैसे टेम्परेचर मैंने राइज किया तो वहां पे तुम देखे प्रेशर किसके बराबर हो गया था, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है बात। अब अगर मैं सेकेंड पॉइंट लिखूं, ठीक है, एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, एज क्या लिख रहा हूं, एज वेपर प्रेशर, क्या बोल रहा हूं, एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, एज वेपर प्रेशर ऑफ क्या, लिक्विड क्या हो गया, एज वेपर प्रेशर ऑफ ऑल, बोलो, लिक्विड डिक्रीजेज इट्स, क्या बोलूंगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, विल इंक्रीजेज, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीजेज। ये सब पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, समझ में आ रहा है बात, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा अगर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या करे, डिक्रीज करे। समझ में आ रही बात कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज करा रहे हो तुम, तो बॉइलिंग पॉइंट को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ा था क्या, क्योंकि तुमने देखा था कि वेपर प्रेशर जब था मेरा P = 1 ATM था, ठीक है, उस समय तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था। अरे समझ में आ रही बात, क्लियर है बात। तो जैसे जैसे तुम वेपर प्रेशर को कम करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट तुमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो तुम क्या इंक्रीज कर सकते हो, क्या इंक्रीज कर सकते हो, वेपर प्रेशर। नहीं तो वेपर प्रेशर तो और कम बनेगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को जितना बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होता है। तो ये ध्यान देना है बात को, समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं जरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अपना, ऑन क्या, एडिंग
मैं क्या बोल रहा हूं, ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ए नॉन वोलेटाइल क्या बेटा, सॉल्यूट, on adding a non-volatile solute to a क्या volatiles, to a volatile liquid, to a क्या volatile liquid, to a क्या volatile liquid, its vapor pressure, its क्या vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases and its, ये तो होता ही है, एंड इट्स क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अरे जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमको बढ़ाना पड़ेगा ना। वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में हमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्लियर है बात यहां तक? चलो जरा वो जो क्वेश्चन था हमारा, उसका सॉल्यूशन अब हम बनाएंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन क्या था, देखो हटा दूं, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। इतना ही अभी जानना है, आगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे और सब चीजें, ठीक है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब वहां पे आएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या था हमारा कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T केल्विन इज 19 mm of Hg if del H vaporization of water is 40.67 किलोजूल पर मोल, देन टेम्परेचर विल बी, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला इसी का डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, क्वेश्चन तो मैंने पहले लिख दिया था। तो लॉग बेस 10 यही था फॉर्मूला, P2 बाई P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल एच अपॉन क्या 2.303 R 1 बाई T1 माइनस T2, यही फॉर्मूला था मेरा, ठीक है? अब ध्यान देना है, लॉग बेस 10 पे बात हो रहा है, तो P2 मेरा कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, बट P1 कैसे पता चलेगा? अब P1 यहीं से पता चलेगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T केल्विन। अब देखो, ठीक है, अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल का मतलब है कि प्रेशर क्या 1 atm, तो 1 atm अगर mm ऑफ Hg मिले तो कितना ले सकते हैं, 760। यहां से मुझे हिंट मिला है कि P1 कितना हो सकता है 1 atm के बराबर, मतलब 760 mm इक्वल टू क्या, डेल H का वैल्यू दिया हुआ है हमें, ठीक है, अपॉन इसको चेंज करो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज हो जाएगा, इनटू क्या 8.3, यहां पे कितना वैल्यू है 373, और क्या निकालना था मुझे T2, यहां से तुम कैलकुलेट करो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, T2 कितना आएगा 291.4 केल्विन। ये आपका क्या आना चाहिए, T2 आना चाहिए, उस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है? क्यों ये कहां से आया P1, हमें हिंट है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट से, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे 1 atm के बराबर होता है, तो हम अगर mm में लें तो क्या आ जाएगा 760, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो अब आगे बढ़ता हूं, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट, जो कि लास्ट है, रॉल्स लॉ का लास्ट कंसेप्ट है कि रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन बेटा, रिलेशन बिटवीन क्या, मोल फ्रैक्शन इन, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन, कहां बेटा, इन लिक्विड फेज एंड क्या, वेपर फेज। ये ध्यान देना है, इन दोनों जगह बात की जा रही है, किसका, मोल फ्रैक्शन का, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड क्या, वेपर फेज। तो चलो लिखता हूं मैं, XA एक मैंने लिया, समझो कुछ मैं ऐसा बना रहा हूं, ध्यान दो यहां पर, ठीक है? ये मैंने एक जार लिया है, ठीक है, समझो, ठीक है? देखो
इसमें दो पेन का मैं यूज कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट ए लिया है मैंने ब्लैक से, इसको ए बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक कंपोनेंट मैंने किसका लिया है, बी, ब्लू से, कंपोनेंट बी, और एक क्या है, कंपोनेंट ए। क्लियर है सभी को? चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, तो ये दोनों ही क्या बना रहे होंगे, वेपर बना रहे होंगे, ठीक है। इसका भी बन रहा होगा और इसका भी बन रहा होगा, ठीक है। चलो इस ब्लू वाले का थोड़ा ज़्यादा बन गया तो थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा ब्लैक वाले का भी कम, इतना कुछ बन रहा है, ठीक है। अब जरा समझना है हमें, ठीक है। अब जरा हमें क्लियर होना है इस पे कि देखो दोनों का ही ये लिक्विड है हमारा फेज, ये लिक्विड फेज है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वेपर फेज है ऊपर में, ठीक है, वेपर फेज। तो देखो दोनों के कंपोनेंट जा रहे हैं, दोनों के कंपोनेंट लिक्विड में भी थे और दोनों के कंपोनेंट वेपर में भी जा रहे हैं, ठीक है, वेपर फेज में भी। तो जरा अब समझते हैं, तो एक्स ए जो है यहां पे वो क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कहां, सॉल्यूशन। वैसे ही अगर बी के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन क्या, सॉल्यूशन। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन क्या, सॉल्यूशन। अगर मैं एक और टर्म ले रहा हूं वाई ए, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कहां, वेपर। कोई दिक्कत, वेपर फेज लिख देता हूं पूरा, वेपर फेज इन क्या, सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है यहां पे? चलो वैसे ही वाई बी भी आएगा, ये हटा दूं, ये हटा दूं। चलो अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, अब वाई ए के बाद मैंने लिखा वाई बी, इसको क्या लिखूंगा मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन कहां, वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, वेपर फेज सॉल्यूशन। क्लियर है सबको यहां तक? बोलो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं सर, वेपर फेज, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इन क्या, सॉल्यूशन, ऐसे लिखो, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान दो, दोनों देखो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है लिक्विड फेज और क्या, वेपर फेज में। तो हम यहां पे समझेंगे एक पॉइंट, अकॉर्डिंग टू, यहां पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ क्या, पार्शियल क्या, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अगर हम बात करें, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे इसका यूज है, इस कंसेप्ट में यूज है, जब भी हम रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज करते हैं तो इस कंसेप्ट का जरूर यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, P इक्वल टू पी टोटल इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये तुम्हें पता है ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, ये बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, गैस है, ठीक है। और ये क्या है, पीटी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ क्या है, मिक्सचर है, यही है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका जरा देखते हैं इंटरमिक्सिंग दोनों का, डाल्टन्स लॉ का और रॉल्ड्स लॉ का। अब इंटरमिक्सिंग होगा, बहुत मजा आने वाला है। चलो ये लास्ट कंसेप्ट है हमारा रॉल्ड्स लॉ का, ठीक है। चलो तो जरा इसको समझ लेते हैं, हटा दो। चलिए अब जरा हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कंबाइन द डाल्टन्स लॉ एंड क्या शॉर्टकट लिख देता हूं, पूरा लिख दूं, रॉल्ड्स लॉ। चलो रॉल्ड्स लॉ पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। डाल्टन्स लॉ और क्या, रॉल्ड्स लॉ के बारे में बातें हो रही है, ठीक है। तो चलो यहां पे लिख रहा हूं, फॉर ए, दो है ना कंपोनेंट,
और फॉर क्या बी। चलो फॉर ए तो कंसेप्ट क्या है, आर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा डी, मतलब रॉल्स लॉ इक्वल टू क्या डाल्टन्स लॉ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे क्या होगा पी टी इंटू क्या, ये अभी इक्वल टू मत साइन लगाओ, रॉल्स लॉ के लिए ये और डाल्टन्स लॉ के लिए यही होता है ना हमारा। तो अब जरा इनको अगर मैं इक्वल करूं, अब इक्वल करते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तुम समझना बात को, ठीक है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू क्या टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बी। तो अगर मैं वाई ए के लिए लिखना चाहूं, ठीक है, समझना है बात को यहाँ पे, ठीक है, पी नॉट ए इंटू क्या एक्स ए इक्वल टू क्या टोटल प्रेशर इंटू, यहाँ पे मैं एक्स बी जो है हमारा, ठीक है, उसके जगह क्या मैं ये वाई ए लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, वाई ए इक्वल टू क्या आएगा पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन क्या पी टी, यही आना है, यही आएगा ना। अगर मैं थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कर दूं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो वाई ए इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो पी नॉट ए इंटू क्या लिखूँ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, पी टोटल का मतलब क्या हुआ पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये तो लिख सकता हूँ। अब जरा इसमें बात कर लेते हैं, इसमें बेटा बात कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या, यहाँ भी टी वही लगाएंगे कंसेप्ट, रॉल्स लॉ इक्वल टू क्या डाल्टन्स लॉ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो पी नॉट बी इंटू क्या एक्स बी इक्वल टू क्या पी टी इंटू क्या वाई बी, यहाँ पे वाई ए लेके चले थे, यहाँ पे वाई बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो पी नॉट बी इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन क्या पी टी। तो सेम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख देते हैं, वाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा पी नॉट बी इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन क्या बोलो पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस क्या पी नॉट बी इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही फॉर्मूला बना। तो ये दो फॉर्म बन रहे हैं, जब भी हम क्या कंबाइन करेंगे क्या डाल्टन्स लॉ को और क्या रॉल्स लॉ को, वाई ए और वाई बी आपको दोनों क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब इस पे जरा एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से ही उसमें एक फॉर्मूला भी आ जाएगा जिससे आप इजीली आप आगे चल के इस फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अरे रेशियो जब भी निकालेंगे तो उस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है इसको, यस। चलो क्वेश्चन में ही कि कैसे फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो टू लिक्विड्स हैव रेशियो पी ए अपॉन क्या है पी बी इक्वल टू क्या 1/3 एट अ क्या गिवन ठीक है, एट ए गिवन, ठीक है, the ratio of mole fraction in vapor phase in क्या आपका वेपर फेज ए एंड क्या है बी इज 4:3 क्या 3, then the mole fraction of B, then the mole fraction of B will be, two liquid have ratio Pa upon Pb is equal to 1/3 at a given, ठीक है, ठीक है। तो the ratio of mole fraction in vapor phase of A and B is क्या 4:3, then the mole fraction of B will be ऑप्शन है 1/5, सेकेंड है 2/3,
सॉरी थर्ड है 4/5 और डी है 1/4। तो पूछ रहा है हमें रेशियो पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन डाल दो। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, टू लिक्विड्स है, क्या था रेशियो PA/PB इक्वल टू क्या 1/3। बहुत बढ़िया। ठीक है, एट ए गिवन, ठीक है, तो द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ A एंड B इज 4:3, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या लिखूंगा, P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या YA इंटू क्या टोटल प्रेशर, यही लिखूंगा। चलो तो YA अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर फॉर्मूला ही लिखना है तो YA डायरेक्ट लिखता हूँ P0A इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन क्या PT। अगर YB लिखना चाहूँ तो P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाई क्या PT। चलो इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या बचेगा, ये PT तो उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा YA अपॉन क्या YB इक्वल टू क्या P0A इंटू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन क्या P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या B। तो YA और YB का तो रेशियो दे रखा है भाई 4 अपॉन क्या 3, और आपका वेपर, हाँ P और PB का भी रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 1/3। बहुत बढ़िया। तो ये XA अपॉन क्या हो जाए XB। ठीक है भाई, तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो XB अपॉन XA जो आएगा वो कितना आएगा 1/4। देखो XB अपॉन XA कितना आएगा 1/4। तो अगर हम आगे बढ़े इसमें, ठीक है, तो हमें क्या निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, तो क्या मैं ये देखो थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करो, XB 1 और XA क्या आ रहा है 4 है कि नहीं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि XB, तो XB का मोल मैं ये मान सकता हूं कि 1 है, और इसका 1 + 4 क्या आ जाएगा 1/5, ये आना चाहिए। XB का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, क्या आना चाहिए 1/5। और अगर XA का बात करूं, XA का तो हमें निकालना नहीं है, तो XA का क्या हो जाएगा, बस उसका उल्टा कर लो, ऊपर ले जाओ 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमें तो इसका निकालना था, XB का ही पूछ रहा था। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा C वाला आंसर, नहीं C नहीं D आंसर हो जाएगा आपका 1/4। अगर XA पूछता तो C ऑप्शन हो जाता 4/5। क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है, चलो ओके बेटा, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हमारा पूरा रॉल्स लॉ कंप्लीट हो गया, मतलब उसके आगे का भी थोड़ा बहुत जो भी कंसेप्ट बचा था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, कहने का मतलब है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो जैसे RLVP हमने पढ़ लिया है, LVP कैसे निकालते हैं वो सब हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी यहीं पे डिस्कशन हो गया है, तो सिर्फ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है थोड़ा बहुत उसके बारे में ग्राफ व्राफ से रिलेटेड चीज़ें देख लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आई थिंक 3-4 लेक्चर में समराइज होगा, 3 to 4 या मैक्सिमम 5, उससे ज़्यादा लेक्चर नहीं लगने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा।